हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला लेक्चर है हमारा। इसमें हम बेसिक के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालते हैं, डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैसे निकालते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स हम ये समझेंगे उसमें कि ये लीनियर होता है, क्वाशी लीनियर होता है, सेमी लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, तो इसके बारे में समझेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशियल क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम सीखेंगे इसी लेक्चर में आपको कि फॉर्मेशन के बारे में आपको सिखाएंगे कि फॉर्मेशन इसका कैसे कैसे होता है। ठीक है, और ये कंप्लीट लेक्चर में आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, पीवाईक्यू, जो भी हम आपको प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन कराएंगे वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं ना कहीं गेट में या कहीं ना कहीं सीसा नेट में क्वेश्चन पूछा गया होगा, वही हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक और काफ़ी मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर्स। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हम लोग ये सीखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियली डिफरेंशिएट करने की बात कर रहा है, जहाँ पे हम अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं, उसे ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने सीखा था कि यहाँ पर हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो ओनली वन होता है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि वन मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में क्या होता है उसके बारे में लोग समझते हैं और कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्या होने चाहिए? पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वन और मोर देन। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं हमारे पास वो भी क्या है? वन और मोर देन है। तो याद रखना, डिपेंडेंट वेरिएबल तो आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो वन मोर देन ही होते हैं, वन नहीं होता, क्योंकि वन होने पर उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे, इसलिए वन मोर देन होना चाहिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, वो क्या हो गया? वन मोर देन हो गया। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया इसमें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हो गया वन और वन मोर देन, इसमें वन और वन मोर देन। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका होगा वो होगा ओनली वन मोर देन। ठीक है, वन मोर देन। ओके, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे? वन हो सकता है, या एक से मतलब एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो एक से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब होता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा कोई फंक्शन है, इसका फंक्शन का जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है u, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है x1 x2 x3 एंड x1। ठीक है, xn हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसको अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशियल फंक्शन निकालूंगा, सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालूंगा, तो उसका जो फंक्शन बनेगा उसमें ये होंगे, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके आ सकते हैं। यू आ सकता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं, x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं, x3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं। जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं सभी के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसका सेकंड डेरिवेटिव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड डेरिवेटिव कर सकते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ये प्रोसीजर आपका स्टार्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन का फॉर्म होता है, इसी इक्वेशन को फॉर्म बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने क्या सीखा? हमने सीख लिया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इसके कंप्लीट डिटेल हमने देख लिए। अब हम लोग सीख रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें आज हम लोग देख रहे हैं बेसिक। ठीक है, बेसिक देखने के बाद फिर हम लोग फॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेंगे। इसी लेक्चर में फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे लेक्चर बाई वन सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग आपके लगभग कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो भी कॉमन सिलेबस होता है सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम का, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे आपको। जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होती हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका गेट सिलेबस हम इसमें पूरा कवर करेंगे, कंप्लीट गेट सिलेबस इसमें कंप्लीट होगा, गेट सिलेबस। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसमें हम आपको CSR नेट, JRF का सिलेबस कवर होगा। ठीक है, और बाकी ये जो सिमिलर सिलेबस होंगे वो सभी के इसमें हम कवर करने का प्रयास करेंगे।
तो आप बने रहें, बस एंड तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बस कनेक्टिविटी बनाए रखें, क्योंकि टॉपिक को हम कनेक्टिविटी के साथ पढ़ाएंगे, तो आपको कनेक्टिविटी बनाए रखनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे अब ऑर्डर और डिग्री के बारे में। तो पहला हमारा एग्जाम्पल होगा ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे होंगे उसके बारे में देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, उनमें हम ऑर्डर भी, ये सारे एग्जाम्पल आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझते हैं। क्या कहता है कि द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स अकरिंग इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कह रहा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आपको डिफाइन करना है, तो हाईएस्ट जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, जो भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसमें जो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा उसी को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलना है कि जो भी गिवन आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, गिवन पीडीई, इन गिवन पीडीई, ठीक है, जो भी पीडीई आपको गिवन होगी उसमें क्या देखना है आपको, हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव देखना है, हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव, और वही इसका क्या बन जाएगा, वही इसका ऑर्डर बन जाएगा, वही इसका ऑर्डर बन जाएगा। ये आपका कह रहा है। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कुछ नहीं है, जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव हम देखेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, पहले एग्जांपल में देखते हैं। तो इसका जो ऑर्डर है, देखो 1 टाइम्स इसमें हमारा डेरिवेटिव हो रहा है, 1 टाइम्स हो रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें आप देखोगे 1 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे देखोगे आप 3 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे देखोगे 1 टाइम्स हो रहा है, तो हाईएस्ट कौन हुआ, 3 हुआ, इसलिए आपका जो बन जाएगा वो 3 बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखोगे 1 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है, इसमें देखोगे 1 टाइम्स हो रहा है, इसलिए हाईएस्ट जो हो गया 1 हो गया, इसलिए इसका ऑर्डर 1 हो गया। इसमें देखोगे 1 टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम्स हो रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर जो हो गया 1 हो गया। ठीक है, इसमें देखो 2 टाइम्स हो रहा है, इसमें 1 टाइम्स हो रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, डिग्री डिफाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक्सपोनेंट से कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है डेरिवेटिव कितने टाइम्स से है मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें 2 मैक्सिमम है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 होगा। इसमें देखोगे 2 टाइम्स हो रहा है, इसमें देखोगे 1 टाइम्स हो रहा है, इसलिए हाईएस्ट कौन हुआ, 2 हुआ, इसलिए इसका मैक्सिमम 2 होगा। तो इसमें देखो गिवन बैक इन गिवन एग्जांपल्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ का क्या हमें मिल गया, 1 1 1। तो आपने देखा इन सभी का 1 1 है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है। फिफ्थ एंड सिक्स आपने देखा कि फिफ्थ एंड सिक्स का कितना है, सेकंड ऑर्डर है। एंड थर्ड ऑर्डर, ये जो सेकंड वाला है तो इसमें देखोगे आप थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सभी समझा दिया। आई थिंक आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्डर क्या होता है भाई, तो ये बोलोगे सर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसे ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ता हूँ। डिग्री क्या होता है, डिग्री देखते हैं भाई। तो डिग्री को डिफाइन करने के लिए हम लोग आते हैं डेफिनेशन पे अपने, कि द डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is the degree of the highest order derivative which occurs in the after the equation has been rationalized, that is made free from radicals and fractions so far as derivative as concerned। ये देखो बहुत सिंपल बात बोल दी, जैसे हमने इसमें अभी पीछे कहा था कि इसमें हमें एक्सपोनेंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेडिकल से, फ्रैक्शन से, ठीक है, हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब हमें पूरी तरीके से इसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए, फ्रैक्शन हो से फ्री होना चाहिए। ठीक है, जब ऐसा होगा तभी हम इसमें ऑर्डर की बात करेंगे। और ऑर्डर जो होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपने बोला कि सर ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो उसकी जो डिग्री होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी, उसमें भी जो हाईएस्ट होगा उसको कहेंगे हम लोग क्या, उसको कहेंगे हम लोग डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। तो जैसे हमने देखा ये फर्स्ट टाइम किया गया, ये भी फर्स्ट टाइम किया गया ऑर्डर तो यहाँ पे, और ये फ्री फ्रॉम रेडिकल से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो इसकी पावर्स क्या है, इसकी पावर्स ओनली 1 है, इसकी भी पावर्स ओनली 1 है। अगर मान लो यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता, तब हम लोग कंसर्न करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या है, दोनों में जो पावर्स है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों में सेम है, इसलिए इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी ओनली 1। राइट, अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 1 है और इसका ऑर्डर 3 है, तो जो हायर टाइम से होता है वही, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया गया, इसका थर्ड डेरिवेटिव तक किया गया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया गया है, और फ्री फ्रॉम रेडिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कहा था, जो हाईएस्ट हो, हाईएस्ट कौन है, 3 है, तो इसलिए इसकी पावर हमें देखनी ही पड़ेगी। इसकी पावर कितनी है, 1। अब देखो ये तुम मत देखना, पूरे इक्वेशन में जो पावर, जो सबसे पूरे इक्वेशन में जो डिग्री हाई होती है उसको हम डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, तो गलत है। डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उससे बोला जाता है जिसका हाईएस्ट ऑर्डर हो, क्या हो, हाईएस्ट ऑर्डर हो। ठीक है,
तो ये बात तुम्हें याद रखना, और इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी उसको बोलेंगे डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें भी याद रखना जो हाईएस्ट पावर होगी उसको डिग्री बोलेंगे हम। जैसे 3 यहाँ पे होता, 3 यहाँ पे हो गया होता, सपोज दैट। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन है 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी 2 बन जाएगी। लेकिन क्योंकि ये ओनली 1 टाइम्स J2 है, यहाँ पे 3 टाइम्स J2 है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो इसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी डिग्री देखेंगे, तो उसकी डिग्री हमारे पास 1 है, इसलिए यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, तो इसकी भी डिग्री हो गई 1। ओके, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिग्री 1, ठीक है, डिग्री कितनी हो जाएगी 1। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डिग्री 1। अगर आप यहाँ पे देखो फ्री फ्रॉम रेडिकल बनाना है तो ये रेडिकल्स में है, इसलिए बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो रेडिकल आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर आपका है 2, तो जाहिर सी बात है कि सॉरी हाईएस्ट पावर है 2, इसलिए ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी 2 है, तो ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है, तो यहाँ पे इसलिए हम बना देंगे कि डिग्री हो जाएगी 2, ऑर्डर भी 2 है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर 2 है, डिग्री कितनी है 1 है, तो डिग्री हो जाएगी यहाँ पे 1। तो चलो देखते हैं क्या बोला। इन द गिवन एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड 6 आर द फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड 6 एग्जांपल में देखो फर्स्ट डिग्री है, और सेकंड जो फिफ्थ वाला एग्जांपल है जिसको हमने टिक नहीं किया है, ये एग्जांपल है, इसमें देखोगे सेकंड डिग्री का है, क्योंकि सेकंड डिग्री निकला था यहाँ पे ना। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और इसका मतलब भी समझ में आ गया, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। होपफुली मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये कहानी अगर क्लियर हो गई है तो मैं आगे चलता हूँ। एक चीज़ और याद रखना, कब कब डिग्रियाँ डिफाइन नहीं हो पाती हैं। अगर किसी भी फ्रैक्शन में यहाँ पे अगर मुझे देखने को मिल जाता साइन ऑफ dy अपॉन dx, तो हम डिग्री डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम डिग्री डिफाइन नहीं कर पाते क्योंकि हम इसको पूरी तरीके से ये चीज़ फ्री नहीं कर सकते थे। तो ये चीज़ जब हम फ्री नहीं कर सकते थे, पूरी तरीके से कंसर्न नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री डिफाइन होगी, तो इसमें बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोल देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे, ठीक है। और अगर मान लो e की पावर dy अपॉन dx मिल जाता, dy अपॉन dx कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कोई भी मिल जाता, तो भी हम इसको बोल देते हैं डज नॉट। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाता है या ऐसे, यानी जब भी ऐसे कुछ मिल जाए, या tan इनवर्स dy अपॉन dx ऐसे मिल जाए, तो मैं इसमें एक ही पोर्शन बोलूँ, जरूरी dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx टू d3y अपॉन dx से कुछ भी डेरिवेटिव मिल जाए किसी भी ऑर्डर का, तो उसमें हमारा क्या रिजल्ट जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट जाएगा। तो आई थिंक ये भी अगर आपको कहीं ऐसे मिल जाता है तो भी आप समझा देना कि इसमें जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि उसको हम फ्री फ्रॉम रेडिकल्स नहीं कर पाएंगे। ओके, अपने पास कुछ नोटेशंस हैं, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कुछ देर के लिए व्हेन वी कंसीडर द केस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम लोग अधिकतर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में अधिकतर डिस्कस करते हैं, ठीक है। यूजुअली एज्यूम दैट एक्स एंड वाई ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास होते हैं, और जो हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम लोग एज्यूम करते हैं जेड, अधिकतर यही एज्यूम करते हैं, बाकी तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। वी अडॉप्ट द फॉलोइंग नोटेशंस, जैसे हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास एक जेड है, इसमें हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स एंड, तो अगर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स करेंगे, और डेल जेड अपॉन डेल वाई कर सकते हैं, ठीक है। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर कर सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो सकता है। अब यहाँ पे ये बात हमें समझ में आ गई, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से मतलब आगे आप यूज़ करेंगे, तो इसको हम नोटेशन दे सकते हैं। हो सकता है कि हम इसको कभी कभी हम क्या करते हैं कि इसको हम ux नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं uy नाम, सफिक्स में y लिख देते हैं, ठीक है। इसको नाम देते हैं uxx, मतलब डबल टाइम x के रिस्पेक्ट में हुआ है, इसका मतलब होता है uyy, मतलब डबल टाइम्स y के रिस्पेक्ट में इसमें डेरिवेटिव हुआ है, तो uyy सफिक्स में y लिख देते हैं, और इसको लिख देते हैं हम लोग u ना बोल के हम z बोलेंगे, यहाँ पे zxx, यहाँ पे हम बोलेंगे जेड वाई, और यहाँ पे हम बोलेंगे जेड एक्स एक्स, यहाँ पे बोलेंगे हम जेड वाई वाई, और यहाँ पे हम बोलेंगे जेड एक्स वाई, यानी एक्स एंड वाई दोनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है। अब इसी को हम बोलते हैं, एक और बहुत अच्छा नोटेशन होता है जो कि बड़ा फेमस है, इसको हम अधिकतर पी बोलते हैं, स्मॉल पी, इसको हम अधिकतर बोलते हैं, इसको हम अधिकतर बोलते हैं स्मॉल क्यू, इसको हम अधिकतर बोलते हैं स्मॉल आर, ठीक है। इसको हम अधिकतर बोलते हैं स्मॉल एस, और ये हमारा होता है टी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी। ये बात तुम्हें याद रखनी है। थोड़ा सा इसमें ऑर्डर मैंने इसको मिसमैच कर दिया, चलो हम ऐसा करते हैं, इसको लास्ट में लिखते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है।
पी क्यू आर एस हो गया, और इधर ये आपका हो जाएगा जेड वाई वाई, ये इसका मतलब हुआ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास आर एस टी। तो ये नोटेशंस हैं, इनको याद रखना है आपको कि पी का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जिसको हम जेड एक्स भी बोल सकते हैं, क्यू का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, जिसको हम जेड वाई भी बोल सकते हैं, आर का मतलब होता है डेल जेड को हम लोग एक्स रिस्पेक्ट में डबल टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं, तो ये आर होता है। एस का मतलब होता है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। टी का मतलब होता है वाई को डबल टाइम्स, यानी वाई के रिस्पेक्ट में डबल टाइम्स यहाँ पे डेरिवेटिव होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसको हम सिंपली जेड वाई वाई या जेड एक्स वाई, एक को जेड एक्स वाई, इसको जेड एक्स एक्स, और एक को जेड वाई, एक को जेड एक्स, ठीक है। ये सभी के नोटेशन आपको याद होने चाहिए, कभी कभी हम लोग इनको यूज करेंगे। कभी कभी क्या अधिकतर हम जेड एक्स जेड वाई जेड ये यूज करते हैं, और जब आगे हम लोग प्रैक्टिस में आएंगे तो पी क्यू आर एस टी भी आपको नजर आने वाला है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको नोटेशंस के बारे में तो पूरी नॉलेज हो गई होगी, नोटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नोटेशंस के बारे में पता चल गया। उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन, देखो एक बात हम आपको और बता देते हैं, जैसे हमने पीडी में बात की, हम पीडी की बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो पीडी में हमने क्या सीखा, अभी थोड़ा रिवीजन मान लेते हैं एक बार। पीडी हमने सीखा कि यहाँ पर ये क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं कितने, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास होते हैं वन और वन मोर देन, ठीक है। तो अगर हमारे पास वन डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, वन डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, ठीक है, तो सिंपली पीडी हो जाएगा। लेकिन अगर वन मोर देन हुआ, वन मोर देन हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो फिर इसको बोल देते हैं सिस्टम। क्या बोल देते हैं, सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। जब हम इस केस की बात कर रहे हैं, अधिकतर हम इसी को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी में हमारे पास क्लासिफिकेशन हो जाती है। पीडी का मतलब होता है वन मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम अधिकतर वन डिपेंडेंट वेरिएबल में ही उठाते हैं कि एक कोई वन डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो हमारे पास इसमें हम लोग मोस्टली यहाँ पे पहले देखते हैं लीनियर, ठीक है। दूसरा नाम आता है हमारे पास सेमीलीनियर, तीसरा नाम आता है हमारे पास क्वासी लीनियर, और चौथा नाम आता है इसमें नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर का मतलब जाहिर सी बात है जिसकी डिग्री वन हो, जिसकी डिग्री वन होती है उसको लीनियर कहा जाता है, जिसकी डिग्री वन होती है उसे लीनियर कहा जाता है। तो लीनियर मतलब ये हुआ कि जिसकी डिग्री वन हो जाए, डिग्री क्या हो जाए वन, और डिग्री वन कब हो सकती है, डिग्री वन जब हो सकती है, जैसे मान लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम सिंपली उठा लेते हैं जेड को, और डिपेंडेंट वेरिएबल हम उठा लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उठा लेते हैं जेड को, और डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में उठा लेते हैं एक्स एंड वाई, सेकेंड, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने जेड एक्स निकाला, भाई सेकेंड टाइम तो कर नहीं सकते हैं, डिग्री कितनी होनी चाहिए सभी की, तुम तो जेड एक्स निकाल लेंगे, जेड वाई निकाल लेंगे, जेड एक्स निकालेंगे, जेड वाई निकाल लेंगे। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको सिंपली हम पी बोल सकते हैं, इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, क्यू बोल सकते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि इनकी जो पावर है वन से मोर देन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर में हमने बोला है कि डिग्री हाईएस्ट डिग्री की नहीं होनी चाहिए वन, तो जाहिर वन से मोर देन तो होगा नहीं, ठीक है। लीनियर का मतलब ये होता है डिग्री वन, बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, ओके। अब अगर लीनियर में हमने ऑर्डिनरी भी सीखा था कि अगर किसी भी डेरिवेटिव के इनटू में अगर कोई भी वेरिएबल यानी कि जेड डिपेंडेंट वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो लीनियर में होगा। उसी प्रकार से इस लीनियर में भी अगर किसी भी डेरिवेटिव के यानी किसी भी डेरिवेटिव के जैसे चाहे पी हो चाहे क्यू हो, उसके इनटू में अगर जेड आ गया यानी डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, तो ये क्या होगा, ये हमारा लीनियर नहीं हो सकता, ठीक है, डिग्री वन नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पी में या किसी भी क्यू में यानी क्यू पी में और क्यू में दोनों में जेड का मल्टीप्लायर नहीं होना चाहिए,
जेड का मल्टीप्लायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेड का मल्टीप्लायर आ गया तो ये हमारा लीनियर नहीं होगा। दूसरा मतलब जेड का अगर हम ऐसे जिसमें डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई ना हो अलग भी, तो जेड की पावर 1 मोर देन नहीं होगी। अगर जेड की पावर 1 मोर देन हो गई तो भी वो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री इसकी 2 हो जाएगी, मतलब यहाँ से तो वो भी हमारा एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। तो यानी इसका मतलब हुआ कि जेड की पावर 1 मोर देन नहीं होनी चाहिए, 1 हो सकती है लेकिन 1 मोर देन नहीं हो सकती है। तो ये भी हमारे पास एक केस बन गया। तो इस वजह से हम इसमें लीनियर में एक फॉर्म उठाएंगे, इस फॉर्म में आप देखोगे कि हमारे पास ये जो मेथड है इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एक फॉर्म उठा लेते हैं कि हमारे पास एक पी कैपिटल हो गया यहाँ पे x, y और इंटू में हमारे पास p हो गया, प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास q x y और यहाँ पे हमारे पास आ गया q इक्वल टू r, यहाँ पे हो जाएगा x, y और इंटू में यहाँ पे हो गया z और प्लस x एक नया फंक्शन नाम देते हैं जिसमें दे देंगे x y। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आपने देखा यहाँ पे किसी में देखो हमने इसमें जेड डाला, इसमें जेड अगर डाल देते तो ये हमारे पास लीनियर ना होता, इसमें अगर हम जेड डाल देते तो ये हमारा लीनियर ना होता। ठीक है, यहाँ पे देखो जेड इंटू में है, यहाँ फंक्शन नहीं है, यहाँ जेड इंटू में है और लेकिन इसकी पावर कितनी है 1 है। और यहाँ पे देखो जेड का कोई मेंबर हमने फंक्शन में नहीं रखा है। इसका मतलब जब इस टाइप का कोई फंक्शन आप उठाओगे तो उसको हम बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे उसको हम? लीनियर। लीनियर आई थिंक क्लियर हो गया कि यहाँ पे कोई भी जेड, यहाँ एक्स वाई आ सकता है लेकिन जेड नहीं आएगा, यहाँ एक्स वाई आ सकता है जेड नहीं आएगा, यहाँ एक्स वाई आ सकता है जेड इंटू में होगा फंक्शन में नहीं होगा, यहाँ एक्स वाई आ सकता है, नहीं जेड की पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। जब ऐसा कुछ फॉर्म आपको दिख जाए तो उसको हम बोल देंगे, नाम दे देंगे उसका लीनियर। क्या नाम दे देंगे उसको हम? लीनियर। ठीक है, इस तरह से अगर कोई फंक्शन आता है उसको नाम दे देंगे हम क्या? लीनियर। ये बात सबको समझ में आ गई। सेमी लीनियर अलग कहानी होती है। सेमी मतलब होता है इधर वाला पोर्शन तो पूरी तरह लीनियर हो, लेकिन इधर वाले पोर्शन में हम कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर जेड की पावर अगर 1 मोर देन भी हो गई तो इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसका मतलब आधे पार्ट को तो लीनियर बनाए रखना चाहता है, लेकिन आधे पार्ट में वो लीनियर फेल भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेमी लीनियर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेमी लीनियर। मतलब यहाँ पे जेड इंटू में हमने लिखा था, इसको ये कहने मतलब है जेड इंटू में हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहने मतलब है कि ये फंक्शन ऐसा हो जाए, क्योंकि अब एक्स वाई अलग से लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, इसी में हम इंटू में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस हमारा इसी में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा अगर ये पोर्शन अगर ऐसा आउट हो जाता है, या इसका मतलब यहाँ पे जेड की पावर 1 मोर देन हो सकती है, लेकिन इधर तो हमारा ऐसा ही रहेगा, तो इसको बोलते हैं सेमी लीनियर। क्या बोलते हैं? सेमी लीनियर बोलते हैं। क्वासी लीनियर की कहानी ये होती है कि यहाँ पर क्वासी में देखो, क्वासी की कहानी अलग ही होती जाती है। ठीक है, क्वासी में कहानी होती है कि यहाँ पे जेड का फंक्शन आ सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जेड का फंक्शन आ सकता है, यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं, आए चाहे ना आए, यहाँ पे जेड का फंक्शन आ सकता है। यहाँ पे देखो जेड का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे जेड होना चाहिए क्योंकि जेड की पावर 1 दोनों होनी, लेकिन क्वासी बोलता है यहाँ जेड हो चाहे न हो, इससे कोई मतलब नहीं। इस नॉट, दिस इज नॉट नेसेसरीली, है ना, ये नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे जेड होना ही चाहिए। पहले वाले में क्या था, जेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इतना नेसेसरी नहीं कि यहाँ जेड होना ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्वासी लीनियर। ठीक है, और इन तीनों में से जो ना हो उसी को बोलते हैं नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर में जाहिर बात पावर क्यों और पी और क्यों की 1 मोर देन हो जाएगी, जैसे पी स्क्वायर क्यों स्क्वायर। नॉन लीनियर में सिंपल सा एग्जांपल आ जाता है, जैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर। पी क्यू इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर। तो इसमें आपको देखोगे कि आप ऑर्डर जो है 1 मोर देन हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे नॉन लीनियर। ऑर्डर लीनियर ना बोल के सॉरी डिग्री बोलेंगे। डिग्री अगर 1 मोर देन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन लीनियर। ठीक है, डिग्री अगर 1 रहेगी तो हम उसको बोलेंगे लीनियर। लीनियर के थ्रू हमने 3 बातें सीखी, लीनियर, सेमी लीनियर और क्वासी लीनियर, जिसको हमने अभी डिफाइन किया। इसको हम क्या करते हैं, अभी हम आगे एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास आया, अब यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की बात ही कर रहे हैं अभी तक हम लोग। लीनियर पीडी, लीनियर पीडी हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर पीडी हमारे पास देखना है, इसमें हम लोग लीनियर बात कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ जेड एंड ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब सीधे फॉर्म पे आते हैं। फॉर्म क्या होना चाहिए, हमने बताया था कि जो ये फंक्शन है एक्स वाई होना चाहिए, ये फंक्शन है एक्स वाई होना चाहिए, इनटू में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड ये देखो इनटू में जेड है, पावर कितनी है 1 होनी चाहिए ये। तो जब भी इस फॉर्म में कोई अगर नजर आता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल की बात कर लो तो पी प्लस क्यू जेड एक्स वाई प्लस पी वाई क्यू, ये देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, कोई बात नहीं, एक्स वाई हो सकता था, और एक्स वाई की पावर मतलब हो चाहे ना होने मतलब क्या, इसमें चांस है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये देखोगे ये भी फर्स्ट ऑर्डर में, ये भी फर्स्ट ऑर्डर में, तो यहाँ पे अगर आप बात करें यहाँ पर तो जेड की पावर देखो 1 है और यहाँ पे एक्स वाई, यानी एक्स जो है एक्स वाई का फंक्शन था ये, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, लीनियर होगा। ये भी हमारे पास क्या होगा, लीनियर होगा। एक दो एग्जाम्पल और मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लिया हमने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर वाई पी और प्लस हमने दे दिया वाई स्क्वायर जेड क्यू इक्वल टू हमारे पास आ गया जेड और प्लस एक्स वाई। बताइए लीनियर होगा नहीं होगा? तो बोलेंगे सर लीनियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो जेड आ गया और ये बोल रहा है कि फंक्शन किसका होना चाहिए, एक्स और वाई का होना चाहिए। यहाँ पे जेड आ गया इसलिए इसको बोलेंगे नॉट लीनियर।
मतलब ये लीनियर नहीं है, ठीक है, लीनियर नहीं है। तो हो सकता है क्वासी और सेमी लीनियर, लेकिन ये लीनियर तो नहीं था, ठीक है। एक एग्जांपल ये ऐसे एज्यूम किया मैंने। सेकंड एग्जांपल हम हमको ले लेते हैं समझने के लिए कि एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे जेड पी और प्लस यहाँ पे ले लिया हमने जेड, अभी यहाँ हटाते हैं, ठीक है। एक हमने ले लिया वाई स्क्वायर क्यू, यहाँ पे हमने ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया जेड इज एक्स वाई का होल स्क्वायर और प्लस हमने लिया 3y स्क्वायर। तो बताइए मुझे यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो PD हमने लिखी है ये हमारे पास लीनियर होगा? तो बोलेंगे सर लीनियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक तो सारी कहानी ठीक चल रही थी, लेकिन यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे जेड स्क्वायर आ गया और हमने बोला जेड की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और यहाँ पे देखोगे 1 मोर देन हो गई, इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, ये PD हमारे पास लीनियर नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम और एक दो एग्जाम्पल ले लें आपको समझाने के लिए, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने लिया एक्स वाई पी और प्लस हमने लिया यहाँ पे वाई जेड क्यू, और यहाँ पे हमने ले लिया जेड हटा दो, ठीक है। तो बोलोगे साफ साफ सर यहाँ पे एक्स ले लो, एक्स पी वाई क्यू, और यहाँ पे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर वाई। क्या ये PD हमारे पास लीनियर होगा? तो ये भी एक लीनियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जेड होना ही चाहिए, तो जेड यहाँ पे है ही नहीं, पूरी तरीके से नहीं है, तो भी ये हमारे पास लीनियर नहीं होगा। तो आई थिंक आपने सीखा हर एक केस के बारे में, कब लीनियर होगा और कब लीनियर नहीं होगा, ठीक है। आपके सामने एक दो एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं कि ये अगर हमारे पास ना हो, तो ये वाला पोर्शन अगर ना हो, ठीक है, जीरो हो जाए, ठीक है, अगर ये पोर्शन जीरो हो जाए तो उसको बोला जाता है होमोजीनियस लीनियर PD। क्या बोला जाता है? होमोजीनियस लीनियर PD। यानी इस फॉर्म को अगर हम बोलेंगे पी एक्स कामा वाई इंटू पी प्लस कैपिटल क्यू एक्स कामा वाई फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाए आर एक्स कामा वाई इंटू जेड, दिस इज कॉल्ड लीनियर। एंड ये वाला पोर्शन जो हो वो हटे ना, तो इसको बोल देंगे होमोजीनियस लीनियर PDE। क्या बोल देंगे? होमोजीनियस लीनियर PDE, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले लो समझने के लिए, एग्जाम्पल ले लो, आप एक दो एग्जाम्पल ले लो समझने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि सर एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर PDE। यहाँ पे कोई भी देखो कि फंक्शन हमारे पास अदर नहीं है, एक्स वाई का फंक्शन कोई भी नहीं है। और अगर हम यहीं पे डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग सिंपली वाई क्यूब डाल देते हैं, और यहाँ वाई हटा देते हैं, और यहाँ पे सिंपली एक्स लिख देते हैं, ऐसा ही इतना लिख देते हैं। अब ये होमोजीनियस नहीं है, ये क्या है? नॉन होमोजीनियस है। और अगर ये हटा देते हैं तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। आई थिंक आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की कहानी समझ में आगे होगी, कौन होमोजीनियस है और कौन क्या है नॉन होमोजीनियस लीनियर PD है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट में आते हैं, जिसको बोलते हैं सेमी लीनियर PD। व्हाट इज सेमी लीनियर PD? सेमी लीनियर PD मतलब आधा पोर्शन लीनियर हो लेकिन आधा पोर्शन लीनियर ना भी हो तो चलेगा, सेमी लीनियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीनियर है उसको मैं सेमी लीनियर कह सकता हूँ, लेकिन जो सेमी लीनियर उसको मैं लीनियर नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही ना? जैसे ये लिखा हुआ है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं लीनियर भी बोल सकता हूँ, इसको मैं सेमी लीनियर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो सेमी लीनियर है उसको मैं लीनियर नहीं कह सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मान लिया मैं ले लिया एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पे ले लिया मैंने एक्स जेड स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड सेमी लीनियर, दिस इज कॉल्ड सेमी लीनियर, बट दिस इज नॉट अ लीनियर PD, क्योंकि यहाँ पे जेड की पावर 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो लीनियर PD है उसको मैं सेमी लीनियर तो कह सकता हूँ, लेकिन जो सेमी लीनियर है उसको मैं लीनियर नहीं कह सकता, ठीक है। ये भी हमारे पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या होता है कि ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी सेमी लीनियर इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ P एंड Q बट नॉट नेसेसरली इन Z, बट नॉट इन नेसेसरीली Z। मतलब यहाँ पे Z हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर हम ये हटा भी दें तो भी हम बिल्कुल, यहाँ पे क्या था Z नहीं था तो हम उसको लीनियर नहीं कह सकते थे ना, लेकिन यहाँ पे अगर Z नहीं भी हो तो चलेगा, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे Z हो ऐसा जरूरी नहीं है, इज नॉट नेसेसरी इन Z एंड द फॉर्म इज, ये फॉर्म हमारे पास हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ये बात आपको सुनने आ गई। यहाँ पे Z हो ऐसा जरूरी नहीं, लैंग्वेज आपको क्लियर होगी होपफुली अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है।
अब मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वासी लीनियर पीडी। क्वासी में क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या था, अभी यहाँ पे जेड आ जाए तो ये हमारे पास तो न सेमी है लीनियर न लीनियर, क्योंकि ये वाला पोर्सन भी नॉन लीनियर हो गया, ये वाला पोर्सन भी तो ना तो सेमी लीनियर हुआ ना तो ये लीनियर हुआ। लेकिन यहाँ वाले आप बात करो कि ये क्या है, ये क्वासी क्या हो गया, क्वासी, क्योंकि पी और क्यों की तो पावर 1 1 है ही है, तो इसका मतलब ये क्वासी के थ्रू चला गया, इसके थ्रू चला गया क्वासी। तो क्वासी लीनियर की कहानी क्या होती है, क्वासी लीनियर कहानी हुई होती है तो समझिएगा। A first order PD is said to be quasi-linear, a typical linear in the form of Q and of the form इस फॉर्म में होना चाहिए बस इस फॉर्म। यहाँ पे जेड हो चाहे ना, इससे कोई मतलब फंक्शन है ना एक्स वाई जेड का, तो मतलब जरूर थोड़ी जेड हो चाहे ना, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में यहाँ पे जेड हो चाहे ना हो, यहाँ पे क्या था, जेड होना नीड है, यहाँ पे जेड नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे जेड हो चाहे ना कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इधर वाले में क्या होता है, इधर जेड हो भी सकता है नहीं भी सकता है, इधर भी हो सकता है नहीं भी सकता, कोई दिक्कत नहीं है, बस पी और क्यू की पावर 1 होनी चाहिए, बस इतना याद रखना है और इसमें कुछ नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक जितने ऊपर हमने एग्जांपल्स लिए थे, जितने भी एग्जांपल लिए थे, चाहे वो लीनियर रहा हो चाहे न रहा हो, ठीक है, चाहे सेमी लीनियर रहा हो चाहे न रहा हो, बस समझ नहीं आ रही है। लेकिन वो सारे एग्जाम्पल क्या थे, क्वासी जरूर थे, सारे एग्जाम्पल क्या थे, क्वासी थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने देखा ये हमारे पास ग्राफ आया, ये आया क्वासी, ठीक है, इसके अंदर आपका आया गया, ये आ गया आपका सेमी लीनियर, और इसके अंदर आपका आ गया, ये आ गया लीनियर। इसका मतलब लीनियर किसको, लीनियर किसके अंदर कंटेन हो रहा है, सेमी लीनियर का, मतलब लीनियर इंप्लाई करेगा किसको, सेमी लीनियर को, सेमी लीनियर इंप्लाई करेगा किसको, क्वासी लीनियर को। लेकिन इसका कन्वर्स नीड ट्रू नहीं है, क्योंकि सारे क्वासी देखो सेमी लीनियर के अंदर नहीं आ रहे और सारे सेमी लीनियर लीनियर के अंदर नहीं आ रहे, मतलब सभी लीनियर क्वासी के अंदर भी आ रहा है, सेमी लीनियर के अंदर भी, जितने भी लीनियर हैं उनको सेमी लीनियर भी कह सकते हैं, क्वासी लीनियर भी कह सकते हैं, ठीक है। जितने सेमी लीनियर हैं उनको मैं क्वासी कह सकता हूँ केवल, और उनको मैं लीनियर सभी को नहीं कह सकता हूँ, कुछ छूट जाएंगे, ठीक है। लेकिन जितने भी हमारे पास क्वासी होंगे तो उनको ना तो मैं सभी क्वासी को ना तो मैं सेमी लीनियर कह सकता हूँ ना तो लीनियर कह सकता हूँ, लेकिन जितने सेमी लीनियर हैं उनको मैं क्वासी कह सकता हूँ। इस बात से ये बात समझ में हमको आ रही है, ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी, लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर, ठीक है। नॉन लीनियर क्या होता है, इन तीनों में मतलब कोई एक भी ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर पीडी कहते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि पी और क्यू की डिग्री अगर 1 मोर देन हो जाए तो यहाँ पे उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लीनियर पीडी कहेंगे, ठीक है। ये भी हमने आपको बता दिया कि लीनियर इंप्लाई करेगा सेमी लीनियर को, सेमी लीनियर इंप्लाई करेगा क्वासी लीनियर को, बस इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। तो ये भी आपको नोट पॉइंट एक क्लियर हो गया। आई थिंक ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से आपको आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। फॉर्मेशन ऑफ पीडी बाय एलिमिनेशन मेथड आता है, तो एक बार हम फिर से डिस्कस करना चाहेंगे एवं अपना जो भी सेशन हमने क्लियर किया है। हमने क्या कहा कि पीडी जो हमारे पास है, पीडी इसमें क्या होना चाहिए, इसमें 1 मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, 1 और 1 मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। जिसमें 1 डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो सिंपली पीडी होती है और पीडी होती है। जिसमें 1 मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी में हमने ये देखा कि अगर लीनियर है तो वो उसमें पी और क्यू की पावर तो 1 1 होनी ही चाहिए, मतलब डिग्री जिसकी 1 होनी चाहिए, और जो इस फॉर्म में हो। तो लीनियर में हमने क्या देखा, लीनियर में हमने देखा कि जिसका फॉर्म हो पी एक्स कमा वाई इंटू पी एंड प्लस क्यू एक्स कमा वाई का फंक्शन हो इंटू क्यू इक्वल टू आर एक्स कमा वाई, यानी जितने भी होते हैं यहाँ पे सब एक्स कमा वाई के फंक्शन होते हैं, और प्लस और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एस एक्स कमा वाई, ये जो होता है इसको बोलते हैं लीनियर, ठीक है। एक पॉइंट आ गया लीनियर, दूसरा होता है सेमी लीनियर। हमने सेमी लीनियर में क्या फॉर्म देखा था, सेमी लीनियर यहाँ पे कहानी ये थी कि पी एक्स कमा वाई इंटू पी, यहीं से देखो सेमी लीनियर कहानी में ये था, ये सेम था, बस यहीं पे प्रॉब्लम चेंज हो जाती है और ये आपका जो कंटेंट हो जाएगा इसको बोल देंगे हम लोग सेमी लीनियर, ठीक है। और क्वासी लीनियर में क्या हो जाएगा, क्वासी लीनियर में बस यहाँ पे जेड का फंक्शन आ सकता है, यहाँ जेड आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन पहले क्या था नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जेड आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे जेड आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई नेसेसरी नहीं होगा, ये हो जाएगा क्वासी। तो ये बातें हमने अभी इसमें सीखी, आई थिंक पूरी बात समझ में आगे होगी आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीडी।
फॉर्मेशन ऑफ पीडी का मतलब होता है कि अगर आपको एक हमने मान लीजिए हमारे कोई फंक्शन दिया आपको, कोई हमने पीडी आपको दिया, कोई फंक्शन दिया, जेड है, एक्स है, वाई है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए और बी है, और भी हैं, सी हैं, मडी हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने आपको कोई हमने दिया फंक्शन दिया, तो यहाँ पे जो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे इनको रिमूव करने के लिए जो जितने भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव हो सकते हैं, करना पड़े तो करते हैं, ठीक है। ये रिमूव होने चाहिए बस पूरी तरीके से, इनको रिमूव कर दें तो उसके बाद जो हमारे पास पीडीई बनती है तो वही हमें देखना है। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हमें इनको एलिमिनेट करना है। जो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं इनको हमें एलिमिनेट करना है, तो इससे जो हमें ऑब्टेंड होता है पीडी वो हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। इसके लिए हम आपको कुछ 2-4 एग्जाम्पल अभी हम आपको बताते हैं और फिर उसके बाद हम आपको इसमें समझाते हैं। जैसे हमने इसमें लिया जेड इज इक्वल टू सिंपल ए एक्स ले लिया, जेड इक्वल टू ए एक्स ले लिया, तो यहाँ पे क्या करना है डेल जेड अपॉन, यहाँ पे क्या करना है डेल जेड अपॉन ए एक्स वाई ले लिया मैंने, तो जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा ए वाई आ जाएगा, फिर निकालेंगे डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा आपका ए एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई आ जाएगा कांस्टेंट जाएगा, जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स मेरा आ जाएगा कांस्टेंट जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ऐसा कर लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ पी इज इक्वल टू ए वाई हो गया, और यहाँ पे मतलब क्या हुआ क्यू इज इक्वल टू ए एक्स हो गया। देखो यहाँ से एक पी डी यहाँ से निकल के आ गई, कि देखो हम यहाँ से सिंपली ए वाई की वैल्यू रख सकते हैं जेड अपॉन एक्स, जेड अपॉन एक्स। इसका मतलब यहाँ पे हम एक्स से मल्टीप्लाई करा दें तो एक्स ये आ जाएगा, और इसकी हम वैल्यू लिख सकते हैं क्या, इसकी हो जाएगा एक्स पी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास जेड। एक तो ये पी डी, ये भी एक पी डी है, आंसर है पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो सकता है देखिए, यहाँ पे हमारे पास बन सकता है क्यू है, एक हमारे पास ए एक्स है, तो यानी कि यहाँ पे हम वाई के मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास क्यू वाई इक्वल टू, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास जेड हो जाएगा। एक तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है था हम इन दोनों को क्या कर देते हैं सिंपली, इन दोनों को हम, जैसे हमारे पास पी इज इक्वल टू क्या हुआ था ए वाई हुआ था, और क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ था ए एक्स हुआ था। तो हमने देखा कि अगर मैं इन दोनों का आपस में डिवाइड करा दूँ तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो ए से ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई, तो ये भी एक पी डी ई बन गया, ठीक है। यानी कि आपने देखा कि यहाँ पे 3 पार्शियल डेरिवेटिव आ चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो ऐसा केस है जिसमें वन मोर देन हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ केस हमें ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें हमारे यूनिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किस टाइप के हमारे पास फंक्शन मिलेंगे, जिसमें हमें किस टाइप के फंक्शन हमें मिलेंगे जिसमें हमें यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेंगे, किस टाइप के हमें फंक्शन मिलेंगे जिसमें हमें वन मोर देन भी पीडी देखने को मिल सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड में, फॉर्मेशन नहीं। तो उसके लिए हमें आपको सिचुएशन की बात करनी है, ठीक है। चलो पहली सिचुएशन आती है हमारे पास, सिचुएशन फर्स्ट। पहली सिचुएशन आई जिसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने पीडी हम देख सकते हैं, उसके लिए एग्जांपल भी आपको हम समझाएंगे बढ़िया अच्छे से। व्हेन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज द लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हमने ये बोल दिया कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, इज लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अगर ये लेस देन होता है तो फॉर एग्जांपल जो मैंने पीछे दिया था उसमें आप काउंट करके देखें, अगर एक बार इसमें काउंट करके देखें तो इसमें देखेंगे कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, तो 1 है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2 है, ठीक है। और ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है इससे क्या है, लेस है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो 1 मोर देन हमारे पास क्या निकले, पीडी निकले। तो ये भी तो यही कह रहा है कि व्हेन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज द लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन द एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट यूजुअली गिव्स द राइज टू, देखो ये जब हम एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट को तो यूजुअली हमें क्या मिल जाएगा, देखो क्या लिखा, मोर देन 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर 1, मोर देन 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर 1, यानी ऑर्डर 1 ही होगा लेकिन उसका जो पार्शियल डिफरेंशियल होगा 1 मोर देन ही प्राप्त होगा। देखो 1 मोर देन, यूनिक नहीं, 1 मोर देन। आपने देखा सभी क्या है, ये क्या था, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था, ठीक है, ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था,
ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था, लेकिन इसकी भी ऑर्डर 1 थी, इसकी भी ऑर्डर 1 थी, इसकी भी ऑर्डर 1 थी, सभी की ऑर्डर क्या थी? 1 थी। आपने देखा 1 मोर देन प्राप्त हुआ है, ठीक है, यूनिक नहीं प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हमें एक एग्जांपल और ले लेता हूँ समझाने के लिए। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि z इज इक्वल टू ax प्लस वाई। यहाँ पे देखोगे कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने 1 है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने 2 हैं, तो इसका मतलब कांस्टेंट कम है, वेरिएबल ज़्यादा है। तो जब भी ऐसा मिल जाए तो हम समझ जाएंगे सीधी बात, इसमें कितने पार्शियल डेरिवेटिव मिलेंगे, तो बोलेंगे 1 मोर देन। कितने मिलेंगे? 1 मोर देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ। तो जेड एक्स मैं निकालूंगा, सिंपली जेड एक्स निकालूंगा। जेड एक्स यहाँ पे क्या आएगा? एक्स रिप्रेजेंट करूंगा तो ए बचेगा, वाई जाएगा, एज ए कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। जेड वाई मैं निकालूंगा, एक्स में करूंगा तो 0 हो जाएगा, वाई में करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो एक तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना था, वो रिमूव हो गया। एक तो ये डेरिवेटिव मिल गया। यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ है, रिमूव करेंगे, ए की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूंगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लूंगा, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लूंगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो वहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? तो z इज इक्वल टू ये मिल जाएगा आपको x इंटू पी प्लस वाई। तो ये भी तो एक सोल्यूशन है। इसमें देखो आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव कर दिया हमने, तो ये भी इसको हमने फोर्थ मान लिया। क्या मान लिया? फोर्थ। तो ये चीज़ आपने देखा, ऑर्डर 1 ही रखना है। सेकेंड टाइम में आपको बिल्कुल नहीं करने का प्रयास करना है, आपको ऑर्डर 1 रखना है। तो सभी में आप देखोगे तो किसी न किसी में आपको कुछ ना कुछ क्लू भी जरूर मिल गया होगा, ठीक है। एक तो आपका यही सोल्यूशन हो गया, दूसरा आपका यही सोल्यूशन हो गया। सुनना गया? ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब आगे बढ़ा जाए। ये वाली पॉइंट समझ में आया नहीं आया बताइए? आ गया ना? तो आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन सेकेंड। सिचुएशन सेकेंड क्या कहती है? सिचुएशन सेकेंड का कहने का मतलब ये है कि व्हेन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आर्बिट्री कांस्टेंट जो है हमारे पास, आर्बिट्री कांस्टेंट जो हमारे पास है वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये इसके इक्वल हो जाता है तो फिर क्या कहता है कि देन द एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट, जब मैं उसको एलिमिनेट करता हूँ, शैल गिव राइज टू द यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देता है ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 का ही देता है, ठीक है। एग्जांपल ले लो, इसे मैं ले लूँ z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई। अब यहाँ पे अगर कांस्टेंट काउंट करोगे तो 1 1, तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 2 एंड वेरिएबल कितने हैं? 2, दोनों इक्वल हैं। अभी मैं निकालता हूँ डेरिवेटिव, तो हो जाएगा जेड एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डेरिवेटिव, तो लिख देता हूँ विधि से, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मिल जाएगा जेड एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई मिल जाएगा जेड वाई इज इक्वल टू बी। ये समझा गया? इसको हम सिंपली बोल सकते हैं p इज इक्वल टू ए, इसको सिंपली बोल सकते हैं p इज इक्वल टू बी। ए और बी की वैल्यू मिल गई, इसमें उठा के रखेंगे तो आपको मिल जाएगा हेंस z इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा आपको पी एक्स, ये मिल जाएगा आपको क्यू वाई। आप देखिए ऑर्डर 1 था और यहाँ पे डिग्री सॉरी ऑर्डर 1 है और आपको देखोगे यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, इसके अलावा पॉसिबिलिटी इसमें नहीं थी, ठीक है। तो ये आपने सीखा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और चाहो तो ले लो, ठीक है। जैसे मान लिया हमने लिख लिया z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई। इसको अगर करना हो तो ये भी इसी प्रकार से ही होगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए, इसको आप ट्राई करें। और निकालें पीडी, ठीक है। सिचुएशन सेकंड समझ में आया? देखो सिचुएशन फर्स्ट में हमने आपको क्या बताया कि अगर आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कम हो जाए
तो उसमें आपने देखा कि इसमें जब हम लोग कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो वन मोर देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे ऑर्डर वन के। ठीक है, हमने ये सीखा कि अगर वो दोनों इक्वल हो जाता है, आर्बिट्री कांस्टेंट जो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल हो जाता है, तो आपने देखा कि इसमें जो हम लोग रिमूव करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करने के बाद जो हमें वीडी प्राप्त होगा वो ऑर्डर वन का और यूनिक प्राप्त होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। थर्ड सिचुएशन हमारे पास क्या कहता है कि व्हेन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आर्बिट्री कांस्टेंट की जो वैल्यू नंबर है वो ज़्यादा हो, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि अगर जब आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे तो लीड टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर यूजुअली ग्रेटर देन वन। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल का ऑर्डर होगा यूजुअली वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, ये बात आपको देखने को इसमें मिलती है। तो जैसे हमने देखा कि z इक्वल टू हमें देखने को मिल रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें जो होगा ऑर्डर वो ग्रेटर देन वन होगा। तो इसमें अब मैं चेक करता हूँ क्या होगा। तो इसमें जाहिर सी बात है आपको z के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा a, y जीरो हो जाएगा, यहाँ पे x कर रहा हूँ तो सी वाई बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको y रिस्पेक्ट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा ये जीरो तो बन जाएगा b और प्लस ये बन जाएगा आपका सी एक्स, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसी वक्त इसको हम क्या कर देते हैं, इसको सेकेंड टाइम कर देते हैं, जेड एक्स एक्स कर देते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा ये सी जेड एक्स एक्स करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जेड वाई वाई कर देते हैं, क्योंकि आप फ्री हैं, आपको पता है ग्रेटर देन वन होगा तो आप एक टाइम और कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप वाई वाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास ये था, इसको मैं ऐसे लिख सकते थे, इसी को यहीं से, चलो यहाँ से मैं एक और निकाल के दिखाता हूँ आपको कि कैसे निकाल सकते हैं। चलो इसमें हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसे हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड एक्स बन जाता है इक्वल टू ए एक्स प्लस सी एक्स वाई हो जाता है। इसकी वैल्यू ए एक्स प्लस सी एक्स वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, जेड माइनस बी वाई बन जाएगी। तो ये बन जाएगा जेड माइनस बी वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम कर देते हैं चलिए देखते हैं, यहाँ से अगर हम कर देते हैं वाई जेड वाई कर दिया मैंने इक्वल टू, तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ से मिल जाएगा बी वाई प्लस सी एक्स वाई और इसकी वैल्यू हो जाएगी जेड माइनस ए एक्स हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, समझते हैं। ऐसा कर लिया, अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो देखो क्या बन जाएगा, एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई और प्लस सी एक्स वाई डबल टाइम में आ गया। देखो इतने को तो हम बोल देंगे सिंपली जेड, इतने को तो बोल देंगे हम सिंपली जेड, लेकिन इस सी को हमें गैप करना पड़ेगा। अब इसी को गैप करने के लिए इसमें किसी एक को भी हम, चाहे एक्स को वाई करेंगे चाहे वाई को एक्स में करेंगे तभी सी मिल जाएगा मुझे। चलो हम एक्स को वाई में करते हैं, इस वाले को फिर से यहाँ से। ठीक है, अगर एक्स को वाई में करेंगे तो जेड एक्स वाई हो जाएगा और इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा, जेड एक्स वाई और इक्वल टू मेरे पास ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा सी की वैल्यू मुझे जेड एक्स वाई मिल गई, तो सी की वैल्यू मुझे जेड एक्स वाई मिल गई, तो हो जाएगा एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड और प्लस इसको बोलते हैं एस। ठीक है, तो हो जाएगा मेरे पास एस और ये हमारे पास हो जाएगा एस वाई, ये प्राप्त हो गया। तो देखो 1 2 3, यहाँ पे देखोगे 3 डिफरेंशियल इक्वेशन पॉसिबिलिटीज हमें मिल गई। तो आपने देखा कि वन मोर देन यानी यूनिक भी नहीं मिला। यूनिक एक ही केस में मिलता है जब दोनों के आर्बिट्री कांस्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल दोनों इक्वल हो जाएं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आपने देखा यहाँ पर आपका जो ऑर्डर गया है वो ग्रेटर देन वन गया है, तो ग्रेटर देन वन यूजुअली आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आपने ये देखा कि इसमें यूनिक भी नहीं है। दो चीज़ें हमें देखने को मिली, यूनिक नहीं है, तीसरी देखने को मिली हमें ऑर्डर जो है ग्रेटर देन वन है। ठीक है,
तो ये बात हमें देखने मिली। सिचुएशन तीनों, आई थिंक तीनों सिचुएशन आपको समझ में आ गए होंगे, और इससे आप लोग क्वेश्चन देखते हैं बता दोगे कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने ऑर्डर का होगा कितने ऑर्डर का नहीं होगा, ठीक है, और यूनिक मिलेगा कि यूनिक नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी आप लोग आराम से बात कर सकते हो, ठीक है। तो सिचुएशन तीनों मैंने आपको समझा दिया है, एक दो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो आगे कहानी आपको समझ में ज़्यादा आएगी, ठीक है। जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। आप देखोगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नंबर ऑफ कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब यहाँ पे यूनिक आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कितने टाइम्स होगा तो जाहिर बात है 1 टाइम्स होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम निकालते हैं जेड एक्स, क्या निकालते हैं जेड एक्स। जेड एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस ए आ जाएगा, y मेरा कांस्टेंट है 0 में चला जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं जेड वाई, जेड वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2y माइनस बी, और बाकी हमारा कांस्टेंट 0 में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, जैसे कि ये बना इक्वल टू, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, तो जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ तो हो जाएगा जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास y माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके। इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ क्योंकि ये दोनों एडिशन में है। तो भाई मुझे मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि आपको आर्बिट्री कांस्टेंट पूरी तरीके से गायब कर देना। फर्स्ट इसको मान लेते हैं इक्वेशन, सेकंड इसको मान लेते हैं और थर्ड इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से कि जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 मिल जाएगा कॉमन, यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर स्क्वायर ऑफ जेड एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ जेड वाई इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, एंड फ्रॉम, इसको अगर आप देखो ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट देन वी गेट दिस इज इक्वल टू जेड, तो दिस इज इक्वल टू जेड, ओके। ये बन जाएगा मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिक प्राप्त हो देखो एकदम अच्छे तरीके से। कहानी समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें पहले हम एक्स एक्सपेरिमेंट किया, वाई एक्सपेरिमेंट किया, हमने एडिशन क्यों किया, क्योंकि हमें सेम यही वेरिएबल मिल जाता, क्योंकि हम सेकंड टाइम कर नहीं सकते थे, तो हमें कुछ ऐसे ही खुराफात करना है जिसकी वजह से आराम से सॉल्व हो जाए। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, एक्स माइनस ए की वैल्यू निकालते जेड एक्स बाई 2 और यहाँ से एक्स वाई माइनस बी की वैल्यू निकालते जेड वाई बाई 2 और दोनों की वैल्यू उठा के इसमें रख देते, तो भी आपका आंसर यही आता, ठीक है। आई थिंक आपको कहानी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे लेकर चलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेकर चलता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक उठा लेते हैं, जैसे हमने ले लिया z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई प्लस बी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या होगा। देखो कहानी सिंपल है कि हमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो आर्बिट्री कांस्टेंट, इसका मतलब यूनिक आंसर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जेड एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, जेड एक्स इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा ए, और ये तो मेरा कांस्टेंट 0 हो जाएगा। जेड वाई इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, वो भी बन जाएगा हमारे पास ए, ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे दोनों ही हमारे पास सेम है, इसका मतलब इम्प्लाई कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा जेड एक्स इज इक्वल टू जेड वाई, और ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड में हम लोग आपको दे रहे हैं जेड इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहले हम निकालेंगे जेड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड एक्स इक्वल टू हो जाएगा कि एक्स प्लस बी, फिर जेड वाई निकालेंगे, जेड वाई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, एक क्यों वाई है यहाँ,
तो y आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो y इसमें करेंगे तो आ जाएगा x प्लस ए, इन दोनों कर लेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा जेड एक्स जेड वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या है, जेड है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रही होगी कहानी अब धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 4th। चलो उसको देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अच्छा क्वेश्चन क्या है, सब क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे आपको, ठीक है। ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी। अब इसको देख लेते हैं। ये कहानी देखो क्या कहता है इसमें। फिर वही काम है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 2 हैं। इसका मतलब इक्वल है, मतलब यूनिक आंसर। जेड एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, जेड एक्स ए हमारे पास मिल गया यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा। जेड वाई इज इक्वल टू वाई एक्सप्लेन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर वाई, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, हो गया आंसर। तो हो जाएगा जेड वाई इज इक्वल टू 2 ZX का होल स्क्वायर इंटू वाई, ये आपका आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको भी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर आपका। दिल्ली में पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलो उठाते हैं कि 2Z इज इक्वल टू AX प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस बी। इसको देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2ZX इक्वल टू डेरिवेटिव कर लो, ठीक है। तो मुझे क्या दे देगा ये, देखते हैं। एक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जाहिर बात ये दे देगा 2a, और यहाँ पे हो जाएगा AX प्लस वाई, कॉन्स्टेंट भी 0 हो जाएगा। अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे 2ZY इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर इस वाले में 2AX प्लस वाई, और भी मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अपने को यहाँ मिल गया। अच्छा, ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, मान लीजिए। तो इस ए को तुम्हें गायब करना है, इसके लिए उठा के इसमें रख देंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास ZX, ठीक है, इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा ZY। अब इस ए को कैसे हटाया जाए ये तुम्हें समझना है। चलो अच्छा, एक बात सोचो, यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया, इसको P बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं, ये हमें मिल गया A, ठीक है। अब यहाँ से देखो ZX, यहाँ से कोई मतलब अपने है ही नहीं, यहाँ से मतलब देखो, तो देखो अपने पास क्या है, ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फ्रॉम फर्स्ट क्या बन सकता है, देखो ZX इक्वल टू, ZX मतलब P इक्वल टू ए की वैल्यू क्या रखेंगे, P अपान Q, P अपान Q इंटू एक्स प्लस वाई। चलिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर से P खत्म, Q स्क्वायर इक्वल टू PX प्लस QY, हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ हमें सोचना आना चाहिए, हम कैसे सोचते हैं ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है। आपको करना इन्हीं इक्वेशन से ही था कि किसको किसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ताकि हमारा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है पूरी तरीके से हट जाए। आपको बस यही सोचना है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसी भी तरीके हटना है, और क्योंकि आपको पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट सॉरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दोनों अगर नंबर ऑफ इक्वल हैं, अगर दोनों के नंबर क्या है, इक्वल हैं, तो जाहिर बात है ऑर्डर तो बनी होगा, मतलब आपको एक ही एक बार डेरिवेटिव करना है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक ही एक बार में डेरिवेटिव में, और ये यूनिक आंसर आएगा, भी आपको पता है यूनिक आंसर आएगा, तो एक ही एक बार डेरिवेटिव में आप कैसे किसको ऐड करें, किसको सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड डेरिवेटिव में नहीं जाना है, कैसे क्या करें ताकि इस आंसर आपको सॉल्व हो जाए, बस आपको यही देखना है, ठीक है। डिग्री कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर इसका 1 होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे डिग्री 2 हो गई, लेकिन ऑर्डर 1 ही है, अभी भी पीडी का जो ऑर्डर है वो 1 ही है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास आया, अब इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे दो, एक्स एंड वाई दो हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 3, 3 इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये इसमें तो अब गया ऑर्डर वन मोर देन, अब वन मोर देन ऑर्डर है, आपको दिमाग में चल गई बात, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, प्लस 2z अपॉन सी स्क्वायर, एंड जेड का अगेन करेंगे तो आ जाएगा p, जेड एक्स को p बोलते हैं हम लोग सिंपली, चलो जेड एक्स बोल दो, जेड एक्स, और कांस्टेंट का हो गया 0, ठीक है। अब अगर इसी को मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या मुझे मिल जाएगा, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2x क्यों y क्यों कर रहा हूँ ना, तो y मिल जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि 2z अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे मिल जाएगा जेड वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, ये समझ में आ गया। और ये भी आपको पता है कि आप इसमें एक बार में तो काम होने वाला है नहीं, तो इसको आपको सेकेंड टाइम तो करना ही पड़ेगा। चलो सेकेंड टाइम कर लेते हैं, तो सेकेंड टाइम करने से पहले देखो कुछ हो सकता है इसमें अभी, चलो सेकेंड टाइम करो, फिर इसको एक्स में करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2, तो अब ऐसा करो हटा ही दो, 0 में चला जाएगा, चलो ये चीज़ हो गया, 2 तो 2 हमने हटा ही दिया, हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इधर हमारे पास क्या होगा, जेड फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस जेड इंटू जेड एक्स, एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू 0। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कहानी को आगे थोड़ा ट्विस्ट किया जाए। अब देखो हम इससे इधर से हम अपने यहाँ से दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल को देखो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि यहाँ से आप सी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे आपका आ गया सी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका ए स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, तो सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से मेरे पास बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स, ये जेड और ये जेड एक्स, ये बन जाएगा। चलो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लोगे इधर हो जाएगा सी स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, तो चलो रखिए, तो सी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा जेड जेड एक्स, और प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस जेड इंटू जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर वो साइड में डिवाइड कर देंगे तो ए स्क्वायर आपका हट गया। अब देखोगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको यही मिल गया, आगे सॉल्व कर लेना अपनी इच्छा अनुसार, बाकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यही मिल गया। जैसे हमने इसको यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, इस तरह इसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, एक बार इनको कॉम्बिनेशन करके तो 2-3 तो आपको मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने निकाल दिया, दूसरा आप कैसे निकालेंगे, सिंगलर आप y वाले को करेंगे सेकंड टाइम्स, और इधर से y वाले में भी सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर से बहुत सारे डिवाइड कराएंगे, जैसे ये निकला वैसे वो भी निकल आएगा। तो इस तरह से आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको देखने को मिला है कि अगर अलग अलग केस में है तो हमें एक हिंट मिल जाती है क्या हमें सेकंड डेरिवेटिव तक से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसकी भी एक आपको हिंट मिल जाती है, तो आप इजीली उस फॉर्म तक पहुंच पाते हैं जो आपको निकालना है, ठीक है। और आपको ये भी पता चल जाता है यूनिक आंसर होगा कि वन मोर देन सोल्यूशन इसमें पॉसिबल नहीं, ये भी आपको समझ में आ जाता है। इसलिए आप हमेशा जो मैंने सजेशन बताई हैं उन सजेशन पढ़ने के बाद आराम से क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो लगेंगे। अब आते हैं फॉर्मेशन के सेकंड रूल में आते हैं। सेकंड रूल में क्या होता है कहानी उसको समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पीडी बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई, ठीक है, और जो कि फंक्शन होगा वो यू और वी के फॉर्मेट में होगा, किसी को वी किसी को यू, आप मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0, वेयर यू और वी क्या होंगे, यू और वी फंक्शन होंगे एक्स एंड वाई के, ठीक है। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये इसके फंक्शन होंगे। चलिए ट्राई करते हैं आगे क्वेश्चन को, ओके। एक्स वाई जेड भी हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर 2 हैं तो एक्स वाई होगा, 3 होंगे तो एक्स वाई जेड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मेशन, ओके। देखो सीधे मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, और क्वेश्चन में आपको मेथड्स और टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों ही मैं बताऊंगा सिंपली, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड
और यहाँ पे हमने ले लिया कि क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जी। हेयर एज्यूम u इक्वल टू क्या बनना है मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड मिल गया एंड v इक्वल टू हमारे पास क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर ये बन गया। ठीक है, तो आपको दो तरीके मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करने के। सिंपली आप एक डिटरमिनेंट मेथड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड फर्स्ट, आप इसमें क्या कर सकते हैं ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपको मैंने ये दिया तो आप ऐसे डिटरमिनेंट बनाइए इजी वे में। ठीक है, आप यहाँ लिखिए p, यहाँ पे लिखिए q और यहाँ पे लिखिए -1। तो यहाँ पे ux लिखेंगे ux uy और यहाँ पे uz होगा, यहाँ पे होगा vx vy और यहाँ पे होगा vz होगा और इक्वल टू होगा 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो p चलिए q और -1, ux की कितनी वैल्यू आएगी 1, uy की वैल्यू 1, vz की वैल्यू 1। इसको x रिस्पेक्ट में 1 करेंगे, y रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी 1 आएगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी 1 आएगा। इसमें अगर x रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आएगा, y रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y आएगा और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2z आएगा। ठीक है, अगर मैं p को लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, p लेंगे तो ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, -2 मिल जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंदर आपका हो जाएगा y प्लस जेड। ठीक है, y प्लस जेड हो गया। अगर माइनस क्यों ले लेंगे हम, ये ढक जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2z -2x -2 कॉमन ले लेंगे तो -+2 हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस जेड। -1 लेंगे अगर हम, ठीक है, -1 लेंगे तो ये ढक जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2y और -2x -2 ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, -2 से अगर डिवाइड करा दें बोथ साइड तो हो जाएगा आपका p। ठीक है, z प्लस वाई, -2 से डिवाइड करा रहे हैं तो माइनस क्यों, ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस को उधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। फर्स्ट मेथड ही हुआ। सेकंड क्वेश्चन लाते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलो इसको भी दो मेथड से देखते हैं। देखो हम क्या लिख सकते हैं, जब भी ऐसा कुछ लिखा हो तो हमें ये मान सकते हैं, इसमें एज्यूम कर सकते हैं u इक्वल टू एफ पी एज्यूम कर सकते हैं या फिर v इक्वल टू एफ यू एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों में से कोई एक एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी एक को u किसी एक को v आप मान सकते हो। तो हेयर आप एज्यूम कर लो पहले हेयर। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास u इक्वल टू हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड। देखो हमारे पास अगर फंक्शन ऐसे एफ यू कमा वी कमा इक्वल टू 0 मिलता है, या फिर हम एक फंक्शन मान सकते हैं कि v इक्वल टू एफ यू के फॉर्मेट में मिलता है, या फिर फंक्शन को मान सकते हैं कि u इक्वल टू एफ वी के फॉर्मेट में मिलता है। तो आप कुछ भी आप एज्यूम कर लो। तो इनमें से अभी जैसे हमने पहला क्वेश्चन इसमें बताया, अब इस पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने u इसको मान लिया और v इसको मान लिया कि v इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि आप एक सिंपल डिटरमिनेंट बनाते हैं। चलो मैं सिंपल डिटरमिनेंट बना देता हूँ। ठीक है, सिंपल डिटरमिनेंट बना लिया, p लिख देते हैं, q लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं। उसके बाद ux निकालते हैं 1, uy निकालते हैं 1, uz निकालते हैं 1, फिर vx निकालते हैं 2x आएगा, इधर आएगा 2y आएगा, इधर आएगा 2z आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। p ले लेंगे, जब हम लोग p ले लेते हैं यहाँ पर p ले लेंगे तो ये ढक जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2z माइनस 2y आ जाएगा। 2 ले लेंगे कॉमन तो आ जाएगा z माइनस y आ जाएगा।
अब माइनस क्यों आप ले लेते हो, जब माइनस क्यों लेते हो ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आ जाएगा 2 ले लेते हो कॉमन, तो 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जेड माइनस एक्स आ जाएगा, तो जेड माइनस एक्स आ जाएगा। उसके बाद -1 ले लेते हैं हम लोग, -1 ले लेते हैं, ये ढक जाएगा, ढक जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 ले लेते हैं अगर कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिया हमने तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा, वाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है, अब आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 तो आप डिवाइड करा लें, 2 से तो कोई मतलब है नहीं, 2 तो वैसे भी आपका ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बचा ये जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, इसको उधर नहीं तो ये तो माइनस को उधर जाएगा, प्लस कर दो और ये आपका आंसर हो गया। आपका एक आंसर तो यही हो गया, एक आंसर तो यही हो गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं कि अब इसको हम और क्या क्या लिख सकते हैं और इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसको सिंपली अगर सीधे डाइट कर देते डाइट, तो ये एक मेथड हुआ, ये मेथड फर्स्ट, एक मेथड सेकंड देख लेते हैं। मेथड सेकंड, इसमें मेथड सेकंड ये होता है कि अगर एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लें तो हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, प्लस जेड का हो जाएगा जेड एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा एफ डैश, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका आगे अंदर का गेन करेंगे तो आ जाएगा 2x, और वाई तो 0 हो जाएगा और जेड का आ जाएगा 2z। ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, वाई के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं अगर हम, तो हो जाएगा 1, हो जाएगा जेड वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपका बन जाएगा, और यहाँ पे 2y, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 2zx आ गया, 2z और zx आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2z zy आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं अगर देखूँ तो मैं इन दोनों को कमेंट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कमेंट करिए इन दोनों को, कुछ ना कुछ तो करके इनको हटाना ही है आपको। तो कैसे हटेगा, जाहिर सी बात है, इसको इधर डिवाइड कर लेंगे तो हट सकता है। हटाने के तरीके ये हैं कि इनको कम्बाइंड कर लो आप। कम्बाइंड करने का मतलब ये हुआ कि आप ये इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू रख दो या दोनों डिवाइड कर लो, तो मैं दोनों डिवाइड कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 1 प्लस पी अपॉन 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, 2x प्लस 2z, और ये मेरे पास p अपॉन 2y प्लस, ओके, प्लस 2z क्यों, ये बन गया। 2 से 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस पी वाई प्लस जेड क्यू प्लस जेड पी क्यू, ये बन गया इज इक्वल टू। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा x प्लस क्यू एक्स प्लस जेड पी प्लस जेड पी क्यू, ये बन जाएगा जेड पी क्यू को कैंसिल हो जाएगा, पी वाले एक साइड कर लीजिए, क्यू वाले एक साइड कर लीजिए। ठीक है, तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, पी वाले जब एक साइड कर लेंगे तो ये इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा पी कौन मिल जाएगा, जेड माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, क्यू वाले एक साइड कर लीजिए, तो क्यू वाले एक साइड कर लेंगे तो माइनस क्यू कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास जेड माइनस एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, ये उधर भेज दीजिए, हो जाएगा वाई माइनस एक्स। आप देखेंगे दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो आप चाहे इस मेथड से करिए चाहे आप उस मेथड से करें, आपके आंसर जो आएंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कीजिए। ठीक है, वैसे डिटरमिनेंट बहुत बेसिक है, वो बहुत सिंपल है, तो आप उसी को ट्राई करें, ज़्यादा ईजी भी लगेगा और जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए हमने दिया कि z इक्वल टू फंक्शन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक को u एक को v मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर मैं u और v मान के करता हूँ, डिटरमिनेंट बना लो, और बोलोगे सर इसमें कैसे करोगे u और v मान के, तो मैं उसको बनाता हूँ p q और -1। u को अगर मैं x एक्सप्रेशन करूँगा तो 0, y एक्सप्रेशन करूँगा 0, z एक्सप्रेशन करूँगा तो 1। इसको अगर मैं v को x एक्सप्रेशन करूँगा तो 2x, y एक्सप्रेशन करूँगा तो 2y माइनस 2y, और z एक्सप्रेशन करूँगा तो 0। ठीक है, इसमें ये बना। अगर मैं p ले लेता हूँ, ये ढक जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस में प्लस का 2y आ जाएगा, 2y आ गया। अगर मैं q लेता हूँ, माइनस q लेता हूँ, तो ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा -2x माइनस प्लस का
2x आ जाएगा। ठीक है, माइनस में लेता हूँ, ये ढक जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0, तो बराबर आ जाएगा 0। 2 को हम डिवाइड में भेज देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पी वाई प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। ठीक है, इस मेथड से। अब अगर मैं मेथड, ये फर्स्ट मेरा है, अब मेथड सेकंड देखो। अगर मैं इसी को जेड किसके एक्स रिप्रेजेंट करता हूँ, जेड एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जेड वाई देखते हो 2i माइनस का, ठीक है, एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों डिवाइड करा देता हूँ तो जेड एक्स अपॉन जेड वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो वाई जेड एक्स हो गया और प्लस एक्स जेड वाई हो गया इज इक्वल टू 0। अगर आप दोनों का आंसर देखो तो दोनों का आंसर मतलब चाहे इसी को लिख दो पी वाई और प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। आप देखोगे दोनों का आंसर क्या आ गए, सेम आ गए। तो चाहे जिस मेथड से आप करेंगे, आप देख रहे हैं दोनों का आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे लेकर चलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसको कैसे करेंगे आप, तो इसको सिंपली आप जेड एक्स निकाल लीजिए। जेड एक्स निकालेंगे तो बन जाएगा एफ एक्स प्लस आयोटा वाई डेरिवेटिव, ठीक है, ओके, और प्लस फाइव डैश एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर आप इसको जेड वाई निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एफ आगे कर लो, एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आई बाहर कर लो तो फाइव डैश एक्स प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, ये मिल जाएगा आपको। चलिए इसका अगेन एक बार और कर लीजिए, तो इसका हो जाएगा जेड एक्स एक्स हो जाएगा इक्वल टू, ये मेरे पास बन जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस आयोटा वाई और प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस आयोटा वाई, और बन जाएगा, अगर मैं y का रिस्पेक्ट करता हूँ तो ये जेड वाई वाई बन जाएगा, ये बन जाएगा आई स्क्वायर मतलब -1 होता है, -1 बाहर कर लीजिए, एफ डबल डैश एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस आयोटा वाई बन जाएगा। इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका जेड वाई वाई इक्वल टू माइनस जेड एक्स एक्स हो जाएगा, माइनस इधर एक और प्लस हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा जेड एक्स एक्स इज इक्वल टू जेड वाई वाई। ठीक है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना कौन किस में पुट किया गया, आप समझदार हो, समझ गए होगे। तो ये आपका बन जाएगा, माइनस इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है, और इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, आज के लेक्चर में सीखा कि पीडी हमारे पास क्या होता है। पीडी हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास वन मोर देन वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है उसको पीडी कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे वन या वन मोर देन हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन मोर देन ही होनी चाहिए। ठीक है, आपने सीखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ द पीडी, क्लासिफिकेशन में आपने सीखा कि लीनियर क्या होता है। लीनियर में आपने सीखा अगर कोई पीडी हमारे पास पी एक्स कमा वाई इंटू पी एंड प्लस क्यू एक्स कमा वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू आर एक्स कमा वाई इंटू जेड और प्लस एक्स एक्स कमा वाई, इस फॉर्म में आता है। तो इस फॉर्म में मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट में यहाँ जेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जेड नहीं होना चाहिए, यहाँ जेड हो लेकिन पावर इसकी कितनी होनी चाहिए, ओनली 1 होनी चाहिए, और यहाँ पे ये हो चाहे ना, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो जब भी ऐसा मिल जाएगा तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि ऐसा होना जरूरी है। तो अगर यहाँ पे जेड, ये मान लो ये फंक्शन कुछ इस टाइप से आ गया, अब यहाँ पे क्या है, जेड हो चाहे ना कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका फंक्शन में जेड नहीं होना चाहिए, यहाँ जेड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ जेड हो चाहे ना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं सेमी लीनियर। क्या बोलते हैं, सेमी लीनियर बोल देते हैं।
फिर मैंने थर्ड में क्वासी बताया था, क्वासी में क्या होता है, यहाँ पे जेड हो चाहे नो, यहाँ पे भी जेड हो चाहे नो, चाहे यहाँ पे भी जेड हो चाहे नो, उसको अगर ऐसा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं कौशी लीनियर। क्या बोलते हैं, क्वासी लीनियर, ठीक है। और नॉन लीनियर का मतलब जो ये तीनों ना होगा उसको बोलते हैं नॉन लीनियर, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया। फिर उसमें बताया फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में 3 सिचुएशन में बताई। पहली सिचुएशन हमने देखा कि अगर हमारे पास जो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, अगर वो ग्रेटर देन हो जाए नंबर ऑफ, पहले लेस देन की बात मैंने की थी, तो लेस देन हो जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर ऐसा होता है तो आपने देखा कि इसमें जो होंगे वन मोर देन सोल्यूशन होंगे, वन मोर देन सोल्यूशन होंगे, वन मोर देन सोल्यूशन होगा। और ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर होगा इसका 1, ठीक है। आपने देखा अगर इक्वल टू लग जाता है तो उसको बोलते हैं यूनिक, यूनिक सोल्यूशन होता है, ऑर्डर होता है 1। लेकिन आपने देखा कि अगर ए सी इज ग्रेटर देन आई वी हो जाता है तो आपने देखा इस केस में वन मोर देन सोल्यूशन तो होते ही होते हैं, साथ में इसका ऑर्डर भी क्या होता है, यूजुअली वन मोर देन होता है। क्या होता है, वन मोर देन होता है। ऐसे में आपने 3 केस सीखे, ठीक है। और उनको फिर सॉल्व करने का मेथड भी आपने सीखा कि इनको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मेशन करने का फर्स्ट टाइप पे हमने ये सिखाया। सेकंड टाइप में हमने सीखा कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन एफ यू कामा वी इक्वल टू 0 फॉर्म में आ जाए, या फिर वी इक्वल टू एफ यू के फॉर्म में आ जाए, या यू इक्वल टू एफ वी के फॉर्म में आ जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करें उसके बारे में मैंने को बताया। तो आज के लेक्चर इन्हीं पे था, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ। ओके, बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल में नए हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।